नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप हिस्ट्री आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, जो यूजी, पीजी और यूजीसी नेट एवं सीयूईटी की पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये वीडियो यूजीसी नेट के आर्कियोलॉजी के सिलेबस के अनुसार शुरू करेंगे, जिसमें पहली यूनिट का पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी और दूसरा पॉइंट डिफिनीशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड एथिक्स ऑफ आर्कियोलॉजी को शॉर्ट एंड ईजी वे में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? तो सबसे पहले आर्कियोलॉजी एज ए टर्म या वर्ड के बारे में जानेंगे। तो आर्कियोलॉजी ग्रीक वर्ड आर्कियोस एंड लोगोस से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग हिंदी में पुरातन ज्ञान होता है। वहीं आर्कियोलॉजी को हिंदी में पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व शास्त्र कहा जाता है, अर्थात पुराने वस्तु या ओल्ड ऑब्जेक्ट के स्टडी को पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इसका अगर जनरल इंट्रोडक्शन देखा जाए तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री वाया द एक्सकवेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चरल रेमिनेंट्स एंड इन्वायरमेंटल डाटा इज नोन एज आर्कियोलॉजी। In order to provide light on how people lived, interacted, and changed over time, it attempts to rebuild and comprehend historical civilizations, societies, and behaviors. Archaeologists analyze the past and its significance for comprehending the present and future through a variety of methods such as excavation, surveying, dating technique, and multidisciplinary approach. अर्थात एक्सकेवेशन, आर्टिफैक्ट्स या ऑब्जेक्ट के एग्जामिनेशन, आर्किटेक्चरल रिमेन्स और इन्वायरमेंटल डाटा के थ्रू जब हम लोग प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री या ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास की पढ़ाई करते हैं, उसे ही आर्कियोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ यह हमें यह बताता है कि लोग पहले कैसे रहते थे, उनमें क्या बदलाव आया, उनकी सभ्यता, समाज, रहन सहन आदि में क्या परिवर्तन आया, कैसे विकास हुआ, और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के मेथड जैसे एक्सकेवेशन, सर्वे, डेटिंग टेक्निक, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इत्यादि के माध्यम से हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस, उसका महत्व को आर्कियोलॉजिस्ट एनालाइज करके जो वर्तमान और फ्यूचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था आर्कियोलॉजी का। ठीक है, अब बात करते हैं डिफिनीशंस ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी के परिभाषा के बारे में, पुरातत्व के परिभाषा। तो इसका जो पहला डिफिनीशन है, जिसको ट्रेडिशनल या पारंपरिक परिभाषा कहते हैं, इसका जो पहला इंट्रोडक्शन था उसमें भी लगभग सेम ही चीज़ था कि द स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स वाया द एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग एंड एनवायरमेंटल डाटा इज नोन एज आर्कियोलॉजी। तो लगभग सेम चीज़ है, मगर जब हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी डिफिनीशन की, तो यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर विषय या एक से ज़्यादा विषय का वैसे डिफिनीशन या वैसा परिभाषा है, जिसमें टू स्टडी एंड इंटरप्रेट द पास्ट ऑफ ह्यूमन्स, आर्कियोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर्कियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के हेल्प से, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सब्जेक्ट्स हो, उसके हेल्प के द्वारा मानव का जो इतिहास है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है, उसका ये स्टडी करता है और उसको इंटरप्रेटेड या उसकी व्याख्या करता है। तो ये इसका इंटरडिसिप्लिनरी डिफिनीशन है। थर्ड डिफिनीशन है कल्चरल डिफिनीशन, जिसको हिंदी में सांस्कृतिक परिभाषा बोलते हैं। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन कल्चर हैज चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड थ्रू आउट टाइम्स, फोकसिंग ऑन द वे इन विच सोसाइटीज हैव एडप्टेड, इंटरेक्टेड विथ वन अनदर एंड अल्टर्ड देयर सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे पुरातत्व एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, एक ऐसा स्टडी है जिसमें जो मानव संस्कृति, ह्यूमन का जो कल्चर है वो कैसे बदला, कैसे विकसित हुआ, उसमें समाज का कैसे वो अनुकूलन किया, कैसे अडप्ट किए, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किए, कैसे उनका सोसाइटी में चेंजेज आया, उनका स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव आया, ये सारी जो बातें हैं ये हमारा कल्चरल डिफिनीशन के अंतर्गत आता है। चौथा है साइंटिफिक डिफिनीशन, जिसको हिंदी में वैज्ञानिक परिभाषा बोलते हैं। आर्कियोलॉजी इज ए साइंटिफिक फील्ड्स दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर वाया द यूज ऑफ टेक्निक्स लाइक एक्सकेवेशन, डेटिंग एंड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। अर्थात इसको कहा जाए तो वैज्ञानिक एक पुरातत्व जो है एक वैज्ञानिक क्षेत्र है, साइंटिफिक एरिया है, जिसमें
एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग के द्वारा, लेबोरेटरी में जो भी प्रयोग होते हैं उसके द्वारा, ये सारी चीज़ों के हेल्प से वो ह्यूमन का जो भी इन्वायरमेंटल जो उस समय का जो इन्वायरमेंट कैसा था, कंडीशन कैसा था, उसमें का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन का बिहेवियर कैसे कैसे चेंज हुआ, ये सारी चीज़ों को साइंटिफिक रूप में वो जानना शुरू करते हैं। तो ये वैसा स्टडी है, ये आर्कियोलॉजी के डिफिनीशन के द्वारा पता चलता है। इसका नेक्स्ट डिफिनीशन आता है हेरिटेज डिफिनीशन, जिसको हिंदी में विरासत की परिभाषा भी बोलते हैं, या विरासत के आधार पर परिभाषा। तो यहाँ पे द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द स्टडी, इंटरप्रिटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज. इट्स गोल आर टू प्रिजर्व आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड टू फॉस्टर पब्लिक अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट। अर्थात अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो पुरातत्व एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सांस्कृतिक विरासत है उसका अध्ययन किया जाता है, उसकी व्याख्या इंटरप्रिटेशन किया जाता है, साथ में उसका संरक्षण या कह सकते हैं कंजर्वेशन किया जाता है। और साथ ही साथ इसका जो एम है, इसके एम में जो भविष्य के आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए पुरातात्विक स्थल या कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्टिफैक्ट्स और उसके आसपास की जो भी चीज़ें, उसको बताना कि पास्ट में कैसी चीज़ें थी। इससे उन समाज में, सोसाइटी में एक जागरूकता आती है और पास्ट के लिए एक रिस्पेक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो these examples emphasize how diverse archaeology is and how important it is comprehended the past, present and future of humanity as well as the natural world। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि जितने जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, इस डेफिनेशन से हमको पता चलता है कि ये डेफिनेशन जो आर्कियोलॉजी है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल डेफिनेशन ही काम नहीं करता, ये इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, कल्चर के साथ, साइंटिफिक के साथ, हेरिटेज के साथ, ये सब के साथ ये कैसे तालमेल बना के रखा है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जिससे ह्यूमन का नेचर के साथ कैसे इनका पास्ट था, कैसा वर्तमान या प्रेजेंट है और फ्यूचर कैसा होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इस पर ज़्यादा जोर देता है। अब बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्कियोलॉजी, या कह सकते हैं कि पुरातत्व के लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। तो हम लोग यहाँ से कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग देखते चलेंगे। पहला पॉइंट है रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट सोसाइटी, अर्थात प्राचीन समाज का पुनर्निर्माण, कि जो पास्ट में जैसे सोसाइटी थे उसको फिर से रीस्ट्रक्चर करना, देखना कि पहले कैसे थी, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं कि थ्रू द स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन, आर्कियोलॉजी सीक्स टू रिक्रिएट एंड comprehend ancient societies including their social structure, cultural practice and technical development। हिंदी में बोला जाए तो कलाकृति और उससे संबंधित जानकारी के अध्ययन के माध्यम से पुरातत्व विज्ञान प्राचीन समाजों को उनकी सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और तकनीकी विकास सहित फिर से बनाने या उसके पुनर्निर्माण और करने और समझने का प्रयास करती है। तो ये इसका पहला एम या हो गया, या पहला इसका ऑब्जेक्टिव्स हो गया। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को समझना। इसमें डिटेल देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट एम टू एक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल ह्यूमन बिहेवियर, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स विथ देयर सराउंडिंग्स एंड अदर सोसाइटीज बाय एग्जामिनिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड अदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनका जो एम लक्ष्य होता है कि कलाकृतियों, वास्तुकला या अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच करके उसके ऐतिहासिक मानव जो हैं उनके व्यवहार, उनके विश्वास, उनके मूल्य, उनके परिवेश और वहाँ के अन्य समाजों के साथ कैसे संबंध रहें उनकी समझ हासिल करना। तीसरा देखते हैं तो ट्रेसिंग कल्चरल इवोल्यूशन, हिंदी में कहा जाए तो सांस्कृतिक विकास का पता लगाना कि कैसे कैसे इसका कल्चर इवॉल्व हुआ है। तो इसमें डिटेल्स देखते हैं कि आर्कियोलॉजी ट्रेसेस द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटीज ओवर टाइम, एग्जामिनिंग हाउ दे डेवलप्ड, चेंज एंड एडॉप्टेड इन
रिस्पॉन्स टू वेरियस इन्वायरमेंटल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अगर हिंदी में इसको समझे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुरातत्व विज्ञान जो आर्कियोलॉजी है, यह मानव संस्कृति का विकास का पता लगाता है कि उसका विकास कैसे हुआ, और समय समय पर समाज या विभिन्न पर्यावरणीय, सामाजिक और तकनीकी जो कारण थे उसके जवाब में ये कैसे विकसित हुए, परिवर्तित हुए, अनुकूलित हुए, ये सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करता है, या ये इसका एम या ऑब्जेक्टिव्स है। चौथा, फोर्थ, प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी क्या करता है या उसके एम ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में, कि द गोल ऑफ आर्कियोलॉजी इज टू सेव आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड कल्चरल लैंडस्केप फ्रॉम डेवलपमेंट, लूटिंग एंड नेचुरल डिके सो दैट दे कैन बी अप्रिसिएटेड बाय फ्यूचर जनरेशन। अर्थात कहा जाए कि पुरातत्व विज्ञान का लक्ष्य यह है कि पुरातात्विक स्थल, कलाकृतियाँ, सांस्कृतिक परिदृश्यों का विकास करना, साथ ही साथ लूटपाट और प्राकृतिक जो क्षरण हो रहे हैं उस क्षय से बचाना, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको देख के उसको एप्रिसिएट कर पाए, उसकी सराहना कर पाए। पांचवा देखते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग टू नॉलेज, ज्ञान में योगदान, ज्ञान में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में, कि बाय यूजिंग मेथड्स लाइक इन्वेस्टिगेशन, excavation and interpretation, archaeology advance our understanding of the past of humans by addressing gaps in historical accounts and offering fresh viewpoints on regional and global histories। अर्थात कहा जाए तो जो जांच होता है, जो एक्सकेवेशन होता है या इंटरप्रिटेशन जैसा होता है, उसके सारे तरीकों को देखना, और जो भी हिस्टोरिकल आपका एडवांसमेंट हुए हैं उसमें, या जो भी हिस्ट्री लिखे गए हैं उसमें क्षेत्रीय जो रीजनल है या वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसमें एक नए नए नज़रिया या दृष्टिकोण या उसका व्यू पॉइंट पेश करना, और इससे क्या होता है कि ह्यूमन के जो हिस्ट्री के बारे में परसेप्शन होता है या उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो काफ़ी ग्रोथ करता है। यही आर्कियोलॉजी का पांचवा एम्स या ऑब्जेक्टिव्स है। सिक्स्थ एंड द लास्ट aims and objectives of archaeology, informing the present and future, अर्थात वर्तमान और भविष्य की जानकारी देना या पता करना। तो इसमें देखते हैं कि आर्कियोलॉजी हेल्प सिविलाइजेशंस मेक एजुकेटेड डिसीजंस अबाउट देयर कल्चरल हेरिटेज एंड फ्यूचर डेवलपमेंट बाय ऑफरिंग इनसाइट्स दैट आर पर्टिनेंट टू मॉडर्न चैलेंजेस इंक्लूडिंग कल्चरल आइडेंटिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो पुरातत्व सभ्यता को बनाने में मदद करता है, उसको सांस्कृतिक पहचान दिलाने में मदद करता है, उसके पर्यावरण को सस्टेन करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो भी कल्चर जो हेरिटेज हमारा है उसको किस प्रकार से आगे के लिए भविष्य में जो भी चुनौतियाँ हैं उसके लिए एक इंसाइट प्रदान करता है कि किस प्रकार से हम अपने कल्चरल हेरिटेज को बचा सकते हैं, और इससे आसपास के जो जनरेशन है उसको किस प्रकार से एजुकेट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी क्या है, हमारा आर्कियोलॉजी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। तो अगर ओवरऑल देखते हैं कि इन जनरल आर्कियोलॉजी सीक्स टू अनअर्थ, decipher and conserve the tangible remains of human history and civilization, enhancing our comprehension of the past and its relevance to the present and future। अर्थात तो पुरातत्व का जो उद्देश्य है वो जो भी मूर्त चीज़ें हैं, टेंजिबल जो भी रेमिनेंट्स हैं, उस चीज़ों को खोद के निकालना, बाहर करना, उसको समझना, उसको कंजर्व करना, और ह्यूमन हिस्ट्री या उसके जो कल्चर सिविलाइजेशन के जो भी रेमिनेंट्स है, उसके जो अवशेष हैं, उसके बारे में हमारी समझ बढ़ाना, और साथ ही साथ हिस्ट्री या पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में जो तालमेल है उसको प्रदर्शित करना। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजी या पुरातत्व का दायरा।
तो आर्कियोलॉजी इज ए वास्ट फील्ड दैट studies many phases of human behavior, societies, and history. Among the essential elements of its scopes are first, temporal scope. तो हम लोग बात करते हैं पुरातत्व का दायरा क्या है। तो पुरातत्व एक काफ़ी विशाल क्षेत्र है जो कि मानव व्यवहार, समाज, इतिहास के जो कई पहलू हैं उन सारे पहलुओं का अध्ययन करता है और उसके दायरे में से जो आवश्यक तत्व हैं उसमें पहला है आपका टेम्पोरल स्कोप या कह सकते हैं लौकिक दायरा। लौकिक दायरा या टेम्पोरल स्कोप कहने का तात्पर्य यहाँ ये हो जाता है कि ये कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस टाइम फ्रेम की बात नहीं करता है, ये आपका जो फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड है उस टाइम फ्रेम की बात करता है। तो इसमें बताया गया कि आर्कियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन कम्युनिटीज एंड कल्चर ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्पोरल इपोच एंड जोग्राफिकल लोकेशन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू द प्रेजेंट। अर्थात जो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई में जो ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैं या उनके जो कल्चर्स हैं, चाहे वो किसी भी टेम्पोरल अप्रोच हो सकते हैं या कह सकते हैं कि कोई भी उसका जो लौकिक दायरा हो सकता है, लौकिक जो युग हैं वो हो सकते हैं, उस समय के जो सारे जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बताता है और साथ ही साथ उसका प्रागैतिहासिक काल से लेके वर्तमान काल तक के सारे बातों को वो सामने रखता है। तो ये इसका पहला दायरा हो गया। सेकेंड स्कोप है स्पेटियल स्कोप या स्थानिक दायरा। ये किसी स्थान के बारे में है कि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज इज कैरिड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्टिगेटिंग साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स इन वेरियस लैंडस्केप्स, हैबिटेट्स एंड cultural context from underwater to terrestrial settings, urban centers and rural villages। अर्थात जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी है यह दुनिया भर में जहाँ चाहे पानी में हो, जग स्थल पे हो, शहर में हो, गांव में हो, वो सभी जगह के जितने जो कल्चर हैं या वहाँ के जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ों को ये जांच करता है और उसके जो भी संदर्भ निकल के आते हैं वो सारी चीज़ों को ये बताता है। तीसरा हो जाता है सब फील्ड्स। इसके कौन कौन से उप क्षेत्र हैं? तो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, क्लासिकल आर्कियोलॉजी, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, अंडर सी आर्कियोलॉजी, इंडस्ट्रियल आर्कियोलॉजी एंड मोर आर सब फील्ड्स विद इन आर्कियोलॉजी दैट कंसंट्रेट ऑन सर्टन हिस्टोरिकल पीरियड्स, जोग्राफिकल एरियाज और स्पेशलाइज्ड टेक्निक। कहने का मतलब है कि जो स्कोप है आर्कियोलॉजी का उसमें वो चाहे प्रागैतिहासिक पुरातत्व हो, शास्त्रीय पुरातत्व हो, ऐतिहासिक पुरातत्व हो, समुद्र के नीचे वाले पुरातत्व हो, औद्योगिक पुरातत्व हो या और भी पुरातत्व के अंदर के आपके सब फील्ड हो सकते हैं, वैसे क्षेत्र में ये उस हिस्टोरिकल जो पीरियड है या उसके जो जोग्राफिकल एरिया है, चाहे वहाँ के जो भी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स है वो सारे बातों का ये अध्ययन करता है। ये आर्कियोलॉजी का तीसरा स्कोप है। तो आर्कियोलॉजी का चौथा स्कोप देखते हैं मेथड्स, टूल एंड टेक्निक्स। टू कलेक्ट एंड एनालाइसिस इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर्स, आर्कियोलॉजी मेक्स यूज ऑफ ए broad range of methods, tools and techniques such as excavation, surveying, remote sensing, laboratory analysis, dating techniques and multidisciplinary approach। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्कोप में तो यहाँ पे आ जाता है कि विधि, उपकरण और तकनीक। तो अगर आर्कियोलॉजी क्या करती है, वो अलग अलग चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करती है, चाहे वो हिस्टोरिकल ह्यूमन बिहेवियर का हो चाहे उनके कल्चर का हो। साथ ही साथ इसके लिए वो अलग अलग तकनीक, तरीके, टूल्स का यूज करते हैं। जैसे उसमें एक्सकेवेशन आ जाएगा, रिमोट सेंसिंग आ जाएगा, सर्वे आ जाएगा, लेबोरेटरी एनालिसिस आ जाएगा, डेटिंग टेक्निक्स आ जाएगा या और भी अन्य मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है। पांचवा है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, जिसको बोले अंतः विषय प्रकृति। तो इसका जो नेचर है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो इसमें बताया गया टू आंसर चैलेंजिंग रिसर्च इशू एंड प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, आर्कियोलॉजी इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन एंड मेथड्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग
एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड सोशोलॉजी। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि आर्कियोलॉजी जो है जब भी वो रिसर्च करती है और उसका जब आंसर देने की बात आती है या उस हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है, तब वह अलग अलग सब्जेक्ट का हेल्प लेता है और उसके बाद वो सबको एक्यूमुलेट करके वो आंसर देता है। जैसे कि अगर वो सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ों से सब्जेक्ट से जो जो उसको हेल्प करता है उसके रिसर्च में, वो उसको वहाँ से इकट्ठा करके उसको एक्यूमुलेट करके वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये भी इसका एक स्कोप है। अगला है कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट या सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन। तो आर्कियोलॉजी डील्स विथ कंसर्न ऑफ preserving, interpretation and public participation and sustainable development in the management and protection of cultural heritage sites and artifacts। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि पुरातत्व का जो स्कोप है या उसका जो दायरा है उसमें ये भी चीज़ इंक्लूडेड है कि वह पुरातत्व से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, चाहे वो हेरिटेज हैं, उसका वो संरक्षण करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, साथ में ये भी देखता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो। साथ ही साथ जो भी हमारे हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, चाहे आर्टिफैक्ट्स है, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उसका कैसे डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ उसका कैसे प्रोटेक्शन हो, उसका संरक्षण कैसे हो, ये सारी चीज़ों को भी ये देखता है। सेवेंथ इसका स्कोप आ जाता है पब्लिक इंगेजमेंट एंड एजुकेशन, अर्थात सार्वजनिक जुड़ाव या जनता का जुड़ाव और साथ में एजुकेशन, शिक्षा। तो यहाँ बताया गया है कि बाय इंटरेक्टिंग विथ द पब्लिक वाया पब्लिकेशन, एग्जीबिशन, आउटरीच प्रोग्राम्स एंड एजुकेशनल एफर्ट्स, आर्कियोलॉजी प्रमोट्स अवेयरनेस, एप्रिसिएशन एंड कम्प्रिहेंशन ऑफ द पास्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू द मॉडर्न वर्ल्ड। अर्थात जो आर्कियोलॉजी है वो जनता से जुड़ने के लिए उससे बातचीत करती है, और बातचीत कैसे करती है, तो प्रकाशन के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से, चाहे जो भी शैक्षणिक प्रयास होते हैं या एजुकेशनल एफर्ट्स होते हैं उसके माध्यम से। और साथ ही साथ ये आर्कियोलॉजी जो हमारे दुनिया के, आधुनिक दुनिया है, चाहे हमारा हिस्ट्री है, उसके बारे में ये अवेयरनेस फैलाता है, उसको अप्रिसिएट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके जो भी महत्व है, उसके जो भी इम्पोर्टेंस है, उसको बढ़ावा देता है। अगर इसी सारी बातों को आगे देखते हैं तो इसमें ये सारे बात को एक्यूमुलेट किया जाए, उसका निचोड़ निकाला जाए, उसका कंक्लूजन निकाला जाए, तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर इंक्लूड्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ हिस्टोरिकल, स्पेटियल, मेथोडोलॉजिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी डायमेंशन मेकिंग अप द ओवरऑल डायनेमिक एंड वेराइड स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजी। तो अगर ये सारी चीज़ों को मिलाते हैं, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक अध्ययन भी आ जाता है, ह्यूमन हिस्ट्री भी आ जाता है, उसके कल्चर भी आ जाता है, चाहे वो उसके स्थानिक हो या उसके इंटरडिसिप्लिनरी डायनेमिक हो, इंटरडिसिप्लिनरी हो, मतलब हर प्रकार के जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये मिल के एक प्रकार से इस आर्कियोलॉजी के जो स्कोप है उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, उसको काफ़ी डायनेमिक बना देते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा सब्जेक्ट के रूप में ये कह सकते हैं कि ये काम करता है और इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। चलिए अब आगे बात करते हैं एथिक्स ऑफ आर्कियोलॉजी पे। एथिक्स ऑफ आर्कियोलॉजी है क्या? तो एथिक्स ऑफ आर्कियोलॉजी, अगर एथिक्स कहा जाए तो नैतिकता, ठीक है, कि आखिर हमें किस तरीके से, एक अच्छे तरीके से आर्कियोलॉजी में कोई भी काम करना चाहिए। तो यहाँ बताया कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स known as archaeology ethics serve as a guide for archaeologists activities throughout study, preservation and engagement with people and cultural assets. Among the most important ethical issue in archaeology are, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुरातत्व नैतिकता जो है ये तब कंप्लीट हो पाता है जब यहाँ पे ढेर सारे उसके मूल्य, चाहे उसके जो मानदंड है या कह सकते हैं वैल्यू एंड नॉर्म्स को, तो ये जो सारी चीज़ें होती है यही पुरातत्व नैतिकता कहलाता है, जो कि
पुरातत्वविदियों के जो भी गतिविधि होते हैं, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट के एक्टिविटीज़ होते हैं, उसको वो एक प्रकार से रास्ता प्रदान करते हैं या उनको एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। उसमें वो लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे उनकी पढ़ाई चलनी चाहिए, कैसे प्रिजर्वेशन करना है, कल्चरल एसेट्स को कैसे बचाना है, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अप्लाई होता है। वही उसी को हम लोग एथिक्स ऑफ आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एथिक्स हैं आर्कियोलॉजी में। तो पहला आता है रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल हेरिटेज, अर्थात कि जो कल्चरल हेरिटेज के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट के मन में हमेशा से सम्मान होना चाहिए। इसी को डिस्क्राइब करते हैं कि गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्टिफैक्ट्स एंड ह्यूमन रिमेन्स टू सर्वाइविंग कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एट लार्ज, आर्कियोलॉजिस्ट आउट टू ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व देम एज कल्चरल हेरिटेज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हर एक आर्कियोलॉजिस्ट को, चाहे वो किसी खास व्यक्ति का से संबंधित या किसी समुदाय से संबंधित अगर पुरातात्विक स्थल है, कलाकृति है या मानव अवशेष है, तो उसको महत्व देना चाहिए, उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उसे एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करना चाहिए। तो ये इसका पहला नैतिकता है या कह सकते हैं पहला एथिक्स है। सेकेंड एथिक्स है कोलैबोरेशन विथ कम्युनिटीज, मतलब समुदायों के साथ सहयोग। When working on research projects, archaeologists out to interact with nearby communities, indigenous people, and other relevant parties, honoring their viewpoints, expertise, and interest while also including them in process of making decision on the management of cultural resources। अर्थात कि जब भी कोई काम कर रहे हो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे, तो उस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करते समय जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको आसपास के जो भी समुदाय हैं या वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके पक्ष में बातचीत करनी चाहिए और उनके दृष्टिकोण, उनका क्या उसमें एक्सपर्टीज है या उनका जो इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए कि डिसीजन लेना चाहिए और साथ ही साथ उस कल्चरल रिसोर्स का मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा से जैसे किसी अगर मंदिर या कहीं पे खुदाई हो रही, किसी ज़मीन पे खुदाई हो रही, तो वहाँ पे आसपास के लोगों से भी पता करना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पहले से अवेलेबल थी, नहीं थी, या इसमें उनका क्या क्या व्यू पॉइंट है। तो एक बार उनसे राय विचार करना भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है। थर्ड है इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सूचना सहमति। टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर one another, archaeologists should get informed consent from communities and individuals prior to doing any research, excavation or analysis involving their cultural heritage or ancestral remains। तो पुरातत्वविद या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको वहाँ के समुदाय या वहाँ के व्यक्ति से हमेशा पहले शोध या उत्खनन करने से पहले या एक्सप्लोरेशन करने से पहले उनसे सूचना दे के उनसे सहमति ले लेनी चाहिए। इससे उनकी जिम्मेवारी, पारदर्शिता और सम्मान सुनिश्चित होती है, जिससे कि अगर हो सकता है कि जहाँ पे आप उत्खनन, शोध या विश्लेषण करने जा रहे हैं तो वो उनका सांस्कृतिक विरासत हो या उनका एक पैतृक अवशेष हो। तो ये सारी चीज़ों को हमेशा से आर्कियोलॉजिस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, सूचना पर इन्फॉर्म करके, और वहाँ से उनका एक कंसेंट लेना आवश्यक हो जाता है। फोर्थ एथिक्स है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अर्थात मानव अवशेषों की सुरक्षा। When it comes to the excavation, analysis, curation and repatriation of human remains, archaeologists should follow the law and ethics standards with respect and dignity. They should also take into account the desire of stakeholder and descendant communities। अर्थात जब भी कोई एक्सकेवेशन और विश्लेषण की बात आती है या चाहे उसके ह्यूमन रिमेन के क्यूरेशन या उसके डिप्रेशन की बात आती है, तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हमेशा से कानून का पालन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति के अगर एंसेस्टर का वो ह्यूमन स्केलेटन रहता है या उनके कम्युनिटी का रहता है, तो उससे उनका वो हमेशा सम्मान चाहते हैं कि उनका हमेशा एक अच्छा सा रिस्पेक्ट हो, उनकी डिग्निटी बनी रहे। इसलिए हमेशा से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम
एक आर्कियोलॉजिस्ट को करना चाहिए, या ये सारे लॉज को उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये इनका चौथा पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन। इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेसी, एक्सेसिबिलिटी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी इन पब्लिकेशन, एग्जीबिशन, पब्लिक presentations and instructional materials, archaeologists should responsibly and transparently communicate research findings। अर्थात पुरातत्वविदों को अपने निष्कर्ष, उनके जो भी फाइंडिंग्स है वो उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा से जिम्मेवारी और पारदर्शी तरीके से अनुसंधान करना चाहिए, जिससे कि उसकी सटीकता, उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। चाहे उनका जो भी पब्लिकेशन हो, एग्जीबिशन हो, पब्लिक प्रेजेंटेशन हो, या जो भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो, ये सारी तरीके से वो सटीक हों। इसके लिए उनको हमेशा से अपनी जिम्मेवारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ रिसर्च फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करना चाहिए। सिक्स्थ एथिक्स है प्रिवेंशन ऑफ लूटिंग एंड इलिसिट ट्रेड। Archaeologists ought to do everything to stop the theft, damage and illegal trading of objects in archaeological sites. They should also promote moral and legal framework that safeguard cultural property and fight the trafficking of cultural property। अर्थात लूटपाट और अवैध व्यापार की रोकथाम। तो पुरातत्वविदों को या आर्कियोलॉजिस्ट को लूटपाट और अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पुरातात्विक स्थल से चोरी हो रही है, चाहे उनकी जो क्षति हो रही है, चाहे जितने जो एंटिक्विटी है उनके जो अवैध व्यापार हो रहा है, उसको रोकने के लिए उनको जो भी बन पाता है उन्हें करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें नैतिक और कानूनी ढांचों को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि जो भी सांस्कृतिक संपत्ति है उनकी रक्षा हो पाए, कल्चरल हेरिटेज की रक्षा हो पाए, और साथ ही साथ जो भी कल्चरल हेरिटेज के जो भी इलिसिट ट्रेड कर रहे हैं, या जो उनकी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, या इलीगल जो ट्रेड हो रहा है, उनको रोकने के लिए जो भी प्रयास है उसको करने के लिए हमेशा उन्हें आगे रहना चाहिए, ना कि उन्हें बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ भाई चोरी हो रहा है तो भाई मेरा पैसा भी हमको थोड़ा सा इसमें मिल जाएगा। तो ऐसा काम आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वैल्यूएबल थिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त होते हैं, जो कि कल्चरली या हेरिटेज के रूप में हमें हमारे पास्ट को डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी वो सेव रहते हैं। आठवां एथिक्स है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, अर्थात व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जिसको बोल सकते हैं। व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च, आर्कियोलॉजिस्ट शुड फॉलो एथिकल रूल्स ऑफ कंडक्ट, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी व्हेन नीडेड। दे शुड ऑल्सो अपहोल्ड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात जब भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उनको जो भी नैतिक नियम है उनका पालन करना चाहिए। आपस में दोनों का इंटरेस्ट का जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो उनसे बचना चाहिए, और साथ ही साथ जहाँ पे किसी चीज़ को गोपनीय कॉन्फिडेंशियल रखना है वो भी उनको रखना चाहिए, जिससे कि उनके जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जब बढ़िया रहता है तो ये कहा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो आर्कियोलॉजी के रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसके एथिक्स को एक हायर प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये आपका 8 एथिक्स आर्कियोलॉजी यहाँ पे दिए गए हैं। एंड लास्टली, इन जनरल आर्कियोलॉजी एथिक्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी, cultural sensitivity, community involvement, and responsible stewardship in the study and preservation of cultural heritage. This ensures that archaeological research advances society while upholding the rights and value of all parties involved। अर्थात सामान्य तौर पर पुरातत्व नैतिकता, सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन और संरक्षण में अखंडता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सामुदायिक भागीदारी और जिम्मेदार नेतृत्व के मूल्य को महत्वपूर्ण प्राथमिकता देती है। यह सुनिश्चित करता है कि पुरातात्विक अनुसंधान इसमें शामिल सभी पक्षों को अधिकारों और मूल्यों को कायम रखते हुए समाज को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।